गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज, जब तक वीडियो लाइक करने के लिए बोला ना जाए, आप लोग तो लाइक करते नहीं हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं जेएसएससी टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कीव किसकी राजधानी है? कीव राजधानी जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ है तो यूक्रेन के बारे में सवाल पूछना लाजमी है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। एक सेकेंड, नेट बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी मुद्रा है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिवनिया। ये नाम है रिवनिया, यूक्रेनियाई रिवनिया। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ फ्रैंक, इसलिए ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंबोडिया की मुद्रा रियल, उत्तरी कोरिया वॉन, चिली का पीसो और यूक्रेन का रिवनिया। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का साक्ष्य मिलता है, यानी कि सबसे पहले उल्लेख मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, लेकिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। चौथा है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा गलत है? तो देखिए, भारत में जो है हिंदी भाषी लोगों के प्रतिशत है 41.03%, बांग्ला हो जाएगा 8.11%, मराठी है 6.99%, जबकि तेलुगु 7.52% नहीं है। तेलुगु हो जाएगा 7.19%। तो इसलिए ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा देखते हैं, अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र यहाँ पे मिलते हैं। और अजंता की गुफाएं जो है किस काल में बनी है, इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल अगर बात की जाए तो 1772 ईस्वी में इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है। चलिए, और वारेन हेस्टिंग कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था और इसे समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। तो छठा हो गया। चलिए अब सातवां देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये तो काफ़ी इजी है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो यहाँ देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उपन्यास आनंद मठ। तो ये 3-4 चीज़ याद रखिए। पहला, आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए आठवां देखते हैं, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 47 तक चला था और ये किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, और अगर तेभागा आंदोलन मतलब इसके जो क्या बोलते हैं उसे, आंदोलनकर्ता की बात की जाए तो मतलब नेता अगर कहा जाए तो कौन होंगे? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह जो है, इन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, चयन सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र जो है फिरोज शाह मेहता का था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, लीडर महामना मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की रचना है। तो इसका आंसर देखिए, पहला का होना चाहिए 3। तो पहला का 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो अगर देखिए, भूटान ये हो गया सिक्किम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर इस तरीके से थोड़ा इस तरीके का ही मैप है। तो ये देखिए, ये है भूटान। ठीक है, यहाँ पे सिक्किम इसकी सीमा साझा करता है, इधर से अरुणाचल प्रदेश, नीचे की ओर असम और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो कौन सा नहीं साझा करता है? मेघालय नहीं करता। मेघालय असम के नीचे है, इस वजह से मेघालय भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो सर्वाधिक अगर बोला जाए कि सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है भूटान के साथ, तो वो हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दर्रा और पर्वत
तो दर्रा और पर्वत, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय, फोटूला दर्रा जास्कर श्रेणी में, और खरदुंगला दर्रा लद्दाख। तो पहला का हो जाएगा 1, दूसरा का 3, 1 और 3, 1 3 1 3, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल जो है भारत का उत्तरतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, छोटा निकोबार में है या बड़ा निकोबार में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। भारत का सुदूरतम दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना जो है ऑप्शन के हिसाब से गोंडवाना जो है सबसे नवीनतम है। गोंडवाना में ही कोयले का जो है कोयला पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद जो है गोंडवाना की चट्टानों का निर्माण हुआ था और जो गोंडवाना है कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये क्या बोलते हैं धातु के लिए प्रसिद्ध है। कुड़प्पा में भी धातु पाई जाती है और विंध्यन क्रम की चट्टानों में सजावटी पत्थर, संगमरमर, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी अधिकांशतः। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो अगर राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति बहुत अधिक पाई जाती है और पहाड़ियों की बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किसने करने वाली नदियाँ? तो सुंदरवन डेल्टा देखिए भारत और पश्चिम बंगाल दोनों में फैला हुआ है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर अवस्थित है। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पे सुंदरी वन की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदर वन रखा गया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और 11 अगस्त को जो है राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी ने की थी? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर है LM सिंघवी कमेटी। पंचायती राज का गठन देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, जबकि इसे संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की मांग किसने की थी? LM सिंघवी कमेटी ने। कब? 1986 में। और सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा भी की थी। तो ठीक है, 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पंचायती राज कब पहली बार कब आया था? 1957 में। और किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की गई, मतलब सिफारिश की गई थी, जिसे एक्सेप्ट किया गया। और अशोक मेहता समिति जो है ये 2 स्तर पर चाहते थे सिफारिश, लेकिन इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 का में ही है। राज्य की देखिए 5 में संघ के बारे में दिया है, 6 में राज्य के विषय में दिया है, तो भाग 6 सही है। महान्यायवादी देखिए 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में आता है। आपको पता होगा कि भारत का महान्यायवादी होगा, ये कौन सा आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 76 में दिया है और ये संघ का हिस्सा है, तो ये 5 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, तो ये गलत है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का उल्लेख 14 में है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 19वां। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो पहले जो है शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें इसे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में शामिल होने से क्या है कि शिक्षा के विषय में कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है, जबकि अगर राज्य सूची में ये रहती तो ये पूरा कानून बनाने का अधिकार होता राज्य सरकार को। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर, अटल इनोवेशन मिशन। तो यहाँ नवोन्मेष है, हिंदी में उसे कहते हैं, इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन किसकी पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात की जाए अटल इनोवेशन मिशन की, तो ये शैक्षणिक संस्थानों के सभी स्तर पर नवाचार यानी इनोवेशन की पारिस्थितिकी तंत्र को सृजन करना चाहता है। यानी शैक्षणिक संस्थान में इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसी देश की आर्थिक स्थिति के सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही इजीली कर लेंगे, प्रति व्यक्ति उत्पाद।
किसी देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति उत्पाद हो गया, ये सही मायने में उपयुक्त माप होती है। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आप तो बिल्कुल इसे काट ही देंगे, रिजर्व बैंक बिल्कुल नहीं करता है, योजना आयोग नहीं करता है और सरकार के उद्योग मंत्रालय भी नहीं करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जाता है। और अगर इसमें बात किया जाए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग, तो आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति, ये तीनों हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति हो गया, भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के बदले में मुद्रा निर्गमन कार्य करता है। ठीक है, मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, उसमें से एक है मुद्रा निर्गमन। इसके साथ ही महंगाई कंट्रोल करना, ये सभी भी आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य में से एक है। निम्नलिखित में से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत में 33% वन होना चाहिए आदर्श रूप से, लेकिन इसका आंसर है सी, 24.62% है। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो होना चाहिए, यहाँ टोक्यो लिख दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अनुसार एथलीट एवं खेल का सही मिलान कौन सा गलत मिलान है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। मीराबाई चानू ने रजत जीता था भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में। रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक जीता था इन्होंने। जबकि लवलीना बोरगोहेन जो है तलवारबाजी से बिल्कुल संबंधित नहीं है, इनका संबंध है मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग प्लेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और काशी बिल्कुल सही है, इन्होंने काशी पदक जीता था लेकिन तलवारबाजी में नहीं जीता था, बॉक्सिंग में जीता था। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य के अनुसार सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकांश चीज़ों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है केरल राज्य। तो केरल पहले पे, दूसरा में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं और तीसरा में आंध्र प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सम्मेलन और आयोजन स्थल को सही मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन देखिए भारत में हुआ था और साथ ही G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 भी भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां ASEM शिखर सम्मेलन यानी एशिया यूरोप, कुछ इसी तरीके का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ समिट है एशिया और यूरोप से रिलेटेड। लेट्स सी, भारत रूस 2+2 वार्ता जो है कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। तो गाइस थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड देख लेती हूँ मैं। पहला का होना चाहिए 4, तो पहला का ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, एक ही में दिया हुआ 4। दूसरा का एक हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में P4G मीटिंग हुआ था। ये P4G मीटिंग जो है सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए भारत रूस 2+2 वार्ता जो है कंबोडिया में आयोजित हुआ था। और 13वां एशिया और यूरोप से रिलेटेड जो मीटिंग था ये कहाँ पे हुआ था? रोम इटली में। ठीक है, एक बार आप गूगल करके ज़रूर देख लीजिएगा इन सभी का फुल फॉर्म। मैंने देखा था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इतना मुझे याद आ रहा है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये जो है ASEM जो है एशिया और यूरोप से संबंधित कुछ है, लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो उसे सर्च करके उसी समय क्लियर कर लीजिए। चलिए 29 देखते हैं। पुस्तक लेखक कौन सा सही सुमेलित है? पहला है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये लिखा है बिल गेट्स ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल और द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग,
ये तीनों जो है सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 30वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका गठन एन.के. सिंह है। मतलब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। तथा इसका गठन यानी 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 को किया गया था। बिल्कुल सही है। 15वें वित्त आयोग में वर्ष 21 से 26 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए 41% की संस्तुति की गई, जबकि 14वें आयोग की तुलना में 15वें आयोग द्वारा 1% का समायोजन नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किया गया। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग तथा राज्यों और संघ के संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पृष्ठ पर तराजू का उपयोग किया गया है। तो देखिए सारा ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर है डी। तो गाइज ये जीके से रिलेटेड था 30 प्रश्न। इसके बाद झारखंड का है, तो मैं एक बार स्क्रॉल करते हुए आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसका टिक कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास स्टडी ग्रुप है तो आप उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।